फंडामेंटल एनालिसिस को समझने के लिए सबसे पहले हम फंडामेंटल को हटा देते हैं और बस एनालिसिस को समझते हैं। अब देखो, एनालिसिस तो हम लोग अक्सर अपनी डेली लाइफ में करते रहते हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, चाहे वो कोई और चीज़ क्यों ना हो। अब जैसे खाने पीने की चीज़ हम डिसाइड करते हैं ना कि यार इस दुकान के समोसे यहाँ की सभी दुकानों से सबसे बेस्ट है, या फिर जब हम कपड़े लेने जाते हैं तो डिसाइड करते हैं ना यार ब्लू जींस के साथ व्हाइट टी शर्ट अच्छी लगेगी या ब्लैक टी शर्ट अच्छी लगेगी, या फिर हमें मोबाइल लेना होता है तो हम डिसाइड करते हैं ना कि यार 10,000 में इस वाले ब्रांड का मोबाइल सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें फास्ट चार्जिंग भी है और इसका कैमरा भी काफी अच्छा है। तो ऐसे छोटे मोटे एनालिसिस तो हम लोग डेली अपनी लाइफ में करते ही है। और अगर हम ऐसे सेम एनालिसिस शेयर्स पर करने लग जाए कि यार ये वाला शेयर उस शेयर से अच्छा है तो क्यों है, तो उसे स्टॉक एनालिसिस कहते हैं। बेसिकली अगर हमें ये जानना है कि हमें कौन सा शेयर खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए, तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है फंडामेंटल एनालिसिस से। अब देखो, फंडामेंटल एनालिसिस में तो वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे बैलेंस शीट चेक करना, पीएनएल चेक करना, बाकी रेशियोज चेक करना, और इन्हीं चीज़ों का अगर हम एनालिसिस करने लग जाए तो उनको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो भी ऐप यूज़ करते हैं उसमें आप किसी भी शेयर के नीचे छोटा सा पोर्शन देखते हैं ना, इनमें जो ये रेशियोज दी हुई हैं, इनमें जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर हम इन्हीं को एनालाइज करने लग जाए तो उसी को बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अब ऐसा नहीं है कि देखो फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ वही कर सकता है जो पढ़ा लिखा हो। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए बस आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किस चीज़ को देखना है। अब देखो, फंडामेंटल एनालिसिस में जैसे यहाँ पे पी रेशो दे रखा है, हमें बस ये जानना है कि कौन सा पी रेशो बेस्ट होता है। अगर आपको ये पता चल जाए तो आप जैसे ही किसी भी शेयर का वो पी रेशो देखोगे, आप फटाक से उस कंपनी के शेयर को चूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको कंपनी के इन सभी फंडामेंटल्स के एनालिसिस करना तो सिखाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको एक चेकलिस्ट बनाना भी सिखाऊंगा, जिसे बनाकर आप किसी भी शेयर के फंडामेंटल को एनालाइज करते वक्त इसमें टिक लगा सकते हो। और इस चेकलिस्ट से आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि कौन सा शेयर आपको खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। और लास्ट में आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा, जिन्हें जानने के बाद आप आसानी से बिल्कुल सही शेयर चूज कर सकते हो। आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब देखो, फंडामेंटल एनालिसिस करने का मेन मकसद होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। और प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? जब हम शेयर को सस्ते में खरीदेंगे और उसे महंगे में बेचेंगे, तब हम प्रॉफिट कमाएंगे। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई शेयर सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है? तो देखो, यहाँ पर काम आती है इंट्रिंसिक वैल्यू। अब देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू को मैं बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाला, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि एक नए इन्वेस्टर को ऐसे नए नए शब्द सुन के बहुत ही परेशानी आती है उन्हें समझने में। अब देखो, जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने जो चीज खरीदी उसके बदले में हमें वो वैल्यू मिली भी है या नहीं मिली। जैसे मान लो आप एक रेस्टोरेंट में समोसे खाने गए और वहाँ पे आपको 25 रुपए एक समोसा मिला, वही आपने एक बार लोकल हलवाई वाले के पास से सिर्फ 10 रुपए में समोसे खरीदे और वो समोसे इतने बढ़िया थे कि आपको लगा कि यार अगर वो समोसे के बदले 20 रुपए भी नहीं लेता ना, तब भी उसकी वैल्यू ज्यादा होती। अब यहाँ पर देखो, आपने उसके प्राइस के बदले उसकी वैल्यू को कंपेयर किया और उसे एक फेयर वैल्यू दी। ऐसे ही एक रियल एस्टेट का एग्जांपल है। मान लो 2 प्रॉपर्टीज हैं और दोनों का प्राइस 1-1 करोड़ रुपए है, लेकिन जो पहली वाली प्रॉपर्टी है उसकी लोकेशन ऐसी जगह पर है जहाँ पर पास में स्कूल है, हॉस्पिटल है, मेट्रो स्टेशन है, पार्क है। लेकिन जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसके पास में ना ही अच्छा स्कूल है, ना ही मेट्रो स्टेशन है, हालांकि वहाँ पे एक मॉल है। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू को कंपेयर करें तो पहली वाली प्रॉपर्टी के पास ज्यादा वैल्यू मिल रही थी, उसके प्राइस के हिसाब से उसकी जो वैल्यू है वो मैच कर रही है। लेकिन जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसका प्राइस भी 1 करोड़ है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो उसके प्राइस के हिसाब से काफी कम है। ऐसे बिल्कुल शेयर्स के साथ भी होता है। मान लो 2 शेयर्स है और दोनों की जो फेयर वैल्यू है वो 100 रुपए है, और जो पहले वाला शेयर है वो 100 रुपए का ही मिल रहा है, लेकिन जो दूसरा वाला शेयर है वो 150 रुपए का मिलता है, क्योंकि मार्केट उसको ज्यादा भाव दे रही है। हालांकि दोनों की फेयर वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन जो दूसरा शेयर है वो ओवर वैल्यूड है, उसका भाव काफी ज्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कौन सा शेयर खरीदोगे? एक ओवर वैल्यूड शेयर खरीदोगे या एक शेयर जो अपनी फेयर वैल्यू पे है? ऑब्वियसली जो शेयर अपनी फेयर वैल्यू पे है आप वही शेयर खरीदोगे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू यही जानने में हेल्प करती है कि कौन सा शेयर फेयर वैल्यू पे है और कौन सा शेयर ओवर वैल्यूड पे है। इंट्रिंसिक वैल्यू हमें ये बताने में हेल्प करती है कि कौन सा शेयर हमें सस्ते दाम पे मिल रहा है, कौन सा महंगे दाम पर मिल रहा है। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू चेक कैसे करते हैं, सवाल ये उठता है। तो देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करना बहुत ही आसान है। आप किसी भी शेयर की वैल्यू एक ट्वीट में चेक कर सकते हो। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे चेक करते हैं, बिल्कुल आसान है। लेकिन उससे पहले हम बाकी जरूरी चीजों को भी जान लेते हैं। अब देखो, फंडामेंटल एनालिसिस में ही जो दूसरी चीज आती है वो होती है मार्केट कैप। अब मार्केट कैप का मतलब क्या होता है? अब देखो, सबसे सरल भाषा में बताऊं तो यहाँ पे देखो, मार्केट कैप जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये पूरी कंपनी खरीदनी है तो आपको कितने रुपए देने होंगे।
यहाँ पे जैसे मैं SBI का आपको दिखाता हूँ, तो अगर आपको SBI बैंक खरीदना है तो आपको उसके लिए लगभग 5,32,532 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो ये मार्केट कैप हमें यही जानने में हेल्प करता है कि कंपनी कितनी बड़ी है, क्योंकि कंपनी के साइड से हमें बहुत सी चीजें पता चलती हैं। जैसे अगर कंपनी बड़ी है, वो कंपनी पहले से ही वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो इसका मतलब उसमें रिस्क कम होगा। लेकिन अगर ये कंपनी छोटी है, अभी ग्रो कर रही है, तो उसमें रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होगा। इसके बाद आता है पी रेशो। अब पी रेशो को समझने से पहले हमें EPS समझना होगा, अर्निंग पर शेयर समझना होगा। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि एक शेयर पर कंपनी को कितनी कमाई हुई है। इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, कंपनी की जितनी भी कमाई हुई है उसे डिवाइड कर देते हैं कंपनी के जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं। यहाँ पर अर्निंग को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर निकल जाएगी। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का अर्निंग पर शेयर कितना है, 98.38 रुपए, यानी कि लगभग 98 रुपए पर शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कमा के दिए हैं। पी रेशो का मतलब क्या था, पी रेशो का मतलब ये था प्राइस अपॉन में अर्निंग। अब यहाँ पे प्राइस कितना है, जैसे यहाँ पे लगभग प्राइस है 2500 रुपए, 2480 रुपए लगभग प्राइस है। उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे अर्निंग पर शेयर से, तो हमारा पी रेशो निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर पी रेशो दिया हुआ है 25.68। पी रेशो किस काम आता है, मेन बात तो यही है। कैसे निकलता है उससे हमें इतना मतलब नहीं है, लेकिन मेन बात तो यही है कि आखिर इसे देखकर क्या पता लगाया जाता है। तो देखो, पी रेशियो देखकर हमें साफ सीधी बात है ये पता लगाया जाता है कि किस कंपनी में हमें कितने रुपए लगाएंगे तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा। जैसे रिलायंस में अगर आप लगभग 25 रुपए लगाओगे तो आपको 1 रुपए की कमाई होगी। तो मतलब बिल्कुल साफ है कि पी रेशियो को देखकर हमें ये पता चल जाएगा कि किसी भी कंपनी में हमें 1 रुपए कमाने के लिए कितने रुपए लगाने पड़ेंगे। अब जब भी हमें पी रेशियो दिख रहा है तो हमें खुद से सवाल पूछना है कि क्या हम एक ऐसी कंपनी में पैसे लगाएं जहाँ पर हमें 25 रुपए देकर साल का 1 रुपए कमाएंगे, या एक ऐसी कंपनी में पैसे लगाएं जहाँ पर हम 10 रुपए देकर साल का 1 रुपए कमाएं, क्योंकि पैसे तो हमारे पास लिमिटेड है। अब देखो कौन सा पी रेशियो अच्छा होता है। यहाँ पे तो 25 कर दिया हुआ है, तो हमें ये कैसा पता चलेगा कि कौन सा पी रेशियो अच्छा है और कौन सा बेकार। पी रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। अगर पी रेशियो वैसे 20 से कम हो तो उसे अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर 1, 2, 3 हो तो वो सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि एक का पी रेशियो का मतलब होता है कि आपको सिर्फ 1 रुपए लगाने पर 1 रुपए की कमाई होगी साल में। जैसे मैं यहाँ पे आपको टाटा स्टील का शेयर दिखाता हूँ, और यहाँ पे आप टाटा स्टील में देखो तो उसका पी रेशियो लगभग 5 रुपए का है। वही रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो पी रेशियो लगभग 25 रुपए का था। अब आप ये खुद से डिसाइड करो कि आप ऐसी जगह पर पैसे लगाओगे जहाँ पर आपको 25 रुपए लगाने पर साल में 1 रुपए की कमाई हो, या आप एक ऐसी कंपनी में पैसे लगाओगे जहाँ पर आपको 5 रुपए लगाने पर साल में 1 रुपए की कमाई हो। ऐसे सवाल आपको खुद से पूछ रहे हैं, तो पी रेशियो आपको यही जानने में हेल्प करेगा कि आप कहाँ पर कम पैसे लगाकर भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन देखो कई बार क्या होता है कि पी रेशियो ज्यादा भी होता है, लेकिन तब भी वो शेयर फायदेमंद होता है। अब कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिनका पी रेशियो पहले से ही हाई रहता है, तो क्या हम उन कंपनी के शेयर को नहीं खरीदेंगे? इसीलिए सिर्फ हम पी रेशियो को देखकर हम शेयर नहीं खरीदते। कई बार हम पी रेशियो को देखने से पहले हम सबसे पहले इंडस्ट्री के पी रेशियो को चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं आपको अडानी पावर का पी रेशियो दिखाता हूँ। वैसे तो देखो एक ग्रुप का पी रेशियो बेस्ट होता है, लेकिन अडानी पावर का पी रेशियो लगभग 10.5 रुपए का है। तो क्या ये शेयर बेकार है? ये जज करने से पहले हमें उसके इंडस्ट्री पी रेशियो को देखना होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे उसका इंडस्ट्री पी रेशियो ही 17.5 रुपए का है। यानी कि जो ऐसी कंपनियां हैं जो पावर जनरेट करती है, उस इंडस्ट्री की कंपनी के पी रेशियो ऑलरेडी हाई रहता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 17.5 का पी रेशियो होता है, लेकिन इस कंपनी का पी रेशियो तो सिर्फ 10.5 का है। यानी कि इस इंडस्ट्री के मुकाबले इस शेयर का पी रेशियो काफी अच्छा है। आई थिंक अब आपको पी रेशियो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एक होता है पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो को समझने से पहले हम बुक वैल्यू को समझते हैं, क्योंकि पीवी रेशियो उसी से रिलेटेड है। तो बुक वैल्यू का मतलब होता है कि अगर मान लो आज ही के दिन ये कंपनी बंद हो जाए तो आपको एक शेयर के बदले कितने रुपए मिलेंगे, ये डिपेंड करता है बुक वैल्यू पर। जैसे मैं आपको वापस SBI का ही शेयर दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखो SBI का जो शेयर प्राइस है वो लगभग 590 रुपए के आसपास है। अब उसकी जो बुक वैल्यू है वो 373 रुपए के आसपास है, यानी 373 रुपए के आसपास है। इसका मतलब ये है कि अगर आज ही के दिन SBI बैंक बंद हो जाए तो आपको एक शेयर पर 373 रुपए मिलेंगे। तो बुक वैल्यू का मतलब ये था। और इस पीवी रेशियो का मतलब क्या था? इस पीवी रेशियो का मतलब था प्राइस डिवाइडेड अपॉन बुक वैल्यू। यहाँ पे जैसे प्राइस लगभग 592 रुपए है और उसकी जो बुक वैल्यू है वो लगभग 373 रुपए है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो पीवी रेशियो है वो निकल जाएगी 1.74 की। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर पीवी रेशियो को देखकर आपको ये पता चलता है कि आपको लगभग 1.74 रुपए अगर आपने लगाए हैं तो उसके बदले आपको 1 रुपए मिलेंगे अगर ये कंपनी आज के दिन ही बंद हो जाती है। यहाँ पर हम रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर प्राइस है वो लगभग 2480 रुपए है और उसकी जो बुक वैल्यू है वो लगभग 1200 रुपए है। इसका मतलब ये है कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज आज के दिन ही बंद हो जाती है तो आपको एक शेयर पर लगभग 1200 रुपए मिलेंगे।
बुक वैल्यू का मतलब हमें आज ही के दिन अगर कंपनी बंद होती है तो कितने रुपए मिलेंगे, और पीवी रेशियो का मतलब था प्राइस अपॉन में बुक वैल्यू। जैसे कि यहाँ पर रिलायंस का जो प्राइस था वो लगभग 2500 रुपए का था और उसकी जो बुक वैल्यू है वो लगभग 1200 रुपए की है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसका पीवी रेशियो निकलता है 2.19। यानी कि अगर आज ही रिलायंस इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है तो आपको 2 रुपए पर 1 रुपए आपको मिल जाएंगे। आई थिंक अब आपको पीवी रेशियो समझ आ चुका होगा, लेकिन कौन सा पीवी रेशियो अच्छा होता है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो, जितना पीवी रेशियो कम हो उतना ही बेटर है। 1 का 2 का पीवी रेशियो सबसे बेस्ट होता है। इसके बाद आता है डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसे भी देखकर हम कंपनी के बारे में काफी कुछ पता लगा सकते हैं। देखो, डेटर वो होते हैं जो कंपनी को उधार देते हैं ब्याज के बदले में, और इक्विटी वो होती है जो कंपनी को ओनरशिप के बदले में पैसा देते हैं। इक्विटी होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं और डेटर्स जो होते हैं वो कंपनी के कर्जदार होते हैं। अब यहाँ पर खुद ही लॉजिक लगाओ, अगर कंपनी के डेटर्स ज्यादा हो जाए, यानी कि अगर कंपनी ने ज्यादा लोगों से उधार ले रखा है तो वो भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। अगर कंपनी के बहुत सारे मालिक ही हो जाए तब भी वो भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। तो डेट टू इक्विटी जो रेशियो होता है वो एक बैलेंस रेशियो होना चाहिए, और इसी चीज का पता हम डेट टू इक्विटी रेशियो को देखकर लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को देखें तो यहाँ पर इसका डेट टू इक्विटी रेशियो दिया हुआ है 0.40, डेट ऊपर और इक्विटी नीचे। अब जैसे मैं यहाँ पर वापस SBI का एग्जांपल लेता हूँ और यहाँ पर हम देखो डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो 1.55 लिखा है। इसका मतलब ये है कि लगभग 1 रुपए की इक्विटी पर लगभग 1.5 रुपए का कर्ज SBI बैंक ने ले रखा है। कर्ज जितना ज्यादा होगा कंपनी के लिए उतना ही बेकार है, क्योंकि अगर कर्ज ज्यादा होगा तो कंपनी को ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा, ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ में परेशानी का कारण बन सकती है। तो कौन सा डेट टू इक्विटी रेशियो बेस्ट होता है? अब देखो, सिंपल सी बात है, जितना डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो उतना बेस्ट है। जैसे यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखो तो यहाँ पर इसका डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.40 का है, मतलब कि कंपनी के पास 1 रुपए की इक्विटी पर सिर्फ 0.40 का कर्जा ले रखा है। इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी फ्यूचर में और कर्जा भी ले सकती है। अब मतलब साफ है कि जितना डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो उतना बेटर है। लेकिन कई बार क्या होता है कि डेट टू इक्विटी रेशियो अगर ज्यादा हो तो उससे भी अच्छा साइन माना जाता है। कई बार इन्वेस्टर्स को ऐसा भी लगता है कि कंपनी का अगर डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है तो कंपनी में कुछ तो दम होगा, तभी तो डेटर्स ने पैसा दिया है। कई बार ज्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो को भी लोग पॉजिटिव साइड की तरह देखते हैं। लेकिन सिंपल सी बात है, हम जैसे आम और छोटे इन्वेस्टर को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमें सिर्फ ये देखना है कि डेट टू इक्विटी रेशियो कम है तो बेस्ट है। अब देखो, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है डिविडेंड। अब जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा डिविडेंड यील्ड नाम से एक परसेंटेज दी है 0.32 की। अब डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या होता है? कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है, यानी कि कंपनी ने अपने जो शेयर होल्डर्स है उनको अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा दिया है। डिविडेंड देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। अगर कंपनी डिविडेंड ज्यादा पे कर रही है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कंपनी प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रही है, इसलिए वो ज्यादा डिविडेंड लोगों में बांट रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंपनी ज्यादा प्रॉफिट तो अर्न करती है लेकिन फिर भी उसका जो डिविडेंड यील्ड होता है वो कम होता है, क्योंकि कई बार कंपनियां क्या करती है, अपना जो पैसा होता है, जो प्रॉफिट होता है, उसे बचाती है अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए, कंपनी को बड़ा करने के लिए, कंपनी के एक्सपेंशन के लिए, इसलिए वो अपने डिविडेंड कम बांटती है। इसीलिए डिविडेंड उतना मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर डिविडेंड ज्यादा है तब तो बल्ले बल्ले, लेकिन अगर कम भी है तभी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो, कुछ शेयर ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा डिविडेंड पे करते हैं। जैसे कि अगर हम टाटा स्टील का एग्जांपल ले तो इसने पिछले साल लगभग एक शेयर पर 51 रुपए का डिविडेंड दिया था। अब देखो, इस शेयर का प्राइस ही लगभग 100 रुपए के आसपास था, उसने 51 रुपए का डिविडेंड दिया था। अब देखो, यहाँ पर आप सोच रहे हो कि यार इस कंपनी ने इतना ज्यादा डिविडेंड कैसे दिया? अब देखो, ऐसी जो कंपनियां होती है, टाटा स्टील जैसी जो कंपनियां होती हैं, इंडियन ऑयल जैसी कंपनियां जो होती हैं, वो पहले से ही एक्सपेंड हो चुकी हैं। अब उनको और एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है और बड़ा करने की जरूरत नहीं है अपनी कंपनी को, इसलिए अब वो अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना ही बेहतर समझती हैं। हालांकि उन्होंने अपने एक्सपेंस के लिए, अपने ग्रोथ के लिए प्रॉपर अमाउंट बचा के रखा होगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारा पैसा लुटा ही दिया, उन्होंने अपने पास कुछ पैसा जरूर बचा के रखा होगा। तो ये कुछ रेशोज थी। इसके अलावा आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देखकर भी कंपनी के शेयर्स के बारे में काफी कुछ पता लगा सकते हो। जैसे कि अगर किसी भी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स का शेयर होल्डिंग परसेंटेज ज्यादा है तो यहाँ पर आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि शायद वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी, या उस कंपनी में दम है तभी उस कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनका काम ही इन्वेस्टमेंट करने का है। तो वो लोग इस काम में एक्सपर्ट होते हैं और वो लोग कंपनी को बहुत डीपली रिसर्च करने के बाद किसी भी कंपनी में पैसे लगाते हैं। तो किसी भी कंपनी में अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन या फिर फॉरेन इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग परसेंटेज ज्यादा है तो उस कंपनी के शेयर प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
इसके अलावा एक होता है प्रमोटर्स प्लेजिंग। अब यहाँ पर ये सोचो कि किसी भी कंपनी के बारे में सबसे अच्छा कौन जानता होगा, वो आदमी जिसने उस कंपनी को खोला हो, है ना। तो अब ये सोचो कि अगर उसी आदमी के शेयर उस कंपनी में कम है तो उसका मतलब क्या है। तो अगर उस आदमी के शेयर उस कंपनी में जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसे अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है कि उसकी कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी। लेकिन जिसने कंपनी खोली है, अगर उसी आदमी को अपनी कंपनी में भरोसा नहीं है और उसी के शेयर उस कंपनी में कम है, यानी कि उसकी प्लेजिंग बढ़े, तो ये एक बेकार साइन है। क्योंकि जब उसी आदमी को अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं है तो किसी बाहर के इन्वेस्टर को क्या ही भरोसा होगा उस कंपनी पर। इसके अलावा अगर किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स की प्लेजिंग कम है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद उस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं जिन्होंने उस कंपनी को खोला है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी, इसलिए उनकी प्लेजिंग कम है। तो इन्हीं चीजों को समझने के लिए प्रमोटर्स प्लेजिंग को देखा जाता है। अब देखो, इसके अलावा एक और बहुत ही जरूरी चीज होती है कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करना। लेकिन अब देखो, आप में से बहुत सारे लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो गए, जिनके लिए ये समझना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा और सिर्फ जरूरी चीज आपको बताऊंगा। देखो, चाहे कोई भी कंपनी हो, वो कुछ ना कुछ बेचती है, चाहे वो सर्विस हो या प्रोडक्ट हो। तो उसे बेचने से उसकी जो सेल्स होती है, यानी कि जो उससे रेवेन्यू होती है, जो उसकी कमाई होती है, उसको बोलते हैं टॉप लाइन। और एक होता है उसका प्रॉफिट, यानी कि रेवेन्यू में से अपने खर्चे वर्चे काटने के बाद जो बचता है उसे बोलते हैं प्रॉफिट। ये होती है बॉटम लाइन। अब देखो, हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी कंपनी अच्छा कर रही है या बेकार कर रही है। तो देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है असेट और एक होती है लायबिलिटी। देखो, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए ऐप यूज करते हो, उसके अंदर अलग से बैलेंस शीट बहुत कम चांसेस है कि दिखाए। उसके अंदर आपको जो सेल्स होती है वो रेवेन्यू वाले पोर्शन में दिखता है। जैसे यहाँ आपको ग्रो ऐप के अंदर फाइनेंशियल्स के अंदर ही रेवेन्यू दिखेगी। ये रेवेन्यू भी कंपनी की सेल्स होती है और सेल करने पे जो कंपनी को पैसा मिलता है उसी को रेवेन्यू बोलते हैं, यानी कि जो कंपनी की कमाई हुई है। यहाँ पे हम रेवेन्यू को देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डाबर इंडिया का शेयर खोल लिया है, यहाँ पे देखो आप उसकी रेवेन्यू देख सकते हो, यानी कि उसकी जो सेल्स हुई है, जो उसकी कमाई हुई है, वो हर क्वार्टर में कितनी थी यहाँ पे दिखा रहा है। और अगर आप उसे ईयर का करके देखना चाहते हो तो यहाँ पे ईयर का भी करके देख सकते हो। यहाँ पे हर साल उसको कितनी रेवेन्यू हुई है वो दिखाया गया है। अब इस रेवेन्यू में से कंपनी अपने खर्चे को माइनस करती है, तो जो बचता है उसे बोलते हैं प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम कंपनी के प्रॉफिट को भी देख सकते हैं। कंपनी को हर क्वार्टर में कितना प्रॉफिट हुआ, कंपनी को हर साल में कितना प्रॉफिट हुआ, हम हर चीज यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इन दोनों चीजों को देखकर हमें ये पता लगाना होता है कि कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही। अगर कंपनी की सेल्स हर साल बढ़ रही है तो उसकी रेवेन्यू भी हर साल बढ़ेगी, और अगर कंपनी की रेवेन्यू बढ़ रही है तो कंपनी का प्रॉफिट भी उसी तरह से बढ़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंपनी की जो रेवेन्यू तो बढ़ती है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ता। ऐसा इसलिए होता है कि कई बार क्या होता है, जो कंपनियां होती हैं वो अपनी ग्रोथ पे पैसा लगा लेती है। वो अपना प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को अपनी ग्रोथ में खर्च करती है, अपना ब्रांड बिल्ड करने में खर्च करती हैं, अपना एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर देती हैं। तो जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट कम हो जाता है, लेकिन उनकी सेल्स बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट कम हो जाता है। तो इस केस में हमें एक और चीज देखनी होती है, वो होती है नेट वर्थ। जैसे यहाँ पर आप इस शेयर की नेट वर्थ भी देख सकते हो। नेट वर्थ से हमें क्या पता लगता है कि कंपनी की जो वैल्यू है, यानी कि हर साल कंपनी की जो वैल्यू कितने की है। मान लो जैसे 2018 में डाबर इंडिया 5,700 करोड़ की थी, अगले साल उसकी वैल्यू थोड़ी सी गिर 5,600 करोड़ की वैल्यू हो गई। लेकिन 2020 में उसकी वैल्यू 6,600 करोड़ बढ़ गई, यानी कि 1,000 करोड़ बढ़ी। फिर अगले साल लगभग 1,000 करोड़ की उसकी वैल्यू बढ़ी, और अगले साल फिर उसकी वैल्यू बढ़ी है, और 2022 में भी उसकी वैल्यू बढ़ी है। यहाँ पर आप नेट वर्थ को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी हर साल ग्रो कर रही है, हर साल कंपनी और भी बड़ी होती जा रही है। तो बिल्कुल सिंपल, आपको बहुत सारी बैलेंस शीट चेक नहीं करनी, आप इन्हें देखकर भी काफी कुछ अंदाजा लगा सकते हो। हाँ, ऑब्वियसली अगर आपको डीप एनालिसिस करना है, आपको काफी गहराई में एनालिसिस करना है, तो उसके लिए तो बैलेंस शीट जरूरी है। लेकिन अगर आप इतना काम भी कर लेते हो तो 90% चांसेस है कि आप सही शेयर चूज करोगे और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाएगा। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो आपको एनालिसिस में करना है। इसके अलावा अगर कुछ और भी चीज़ें कहें तो आप कंपटीटर्स को देख सकते हो। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को चूज़ कर रहे हो तो उसकी जैसी और भी जो कंपनियां हैं उन शेयर को भी एक बार चेक कर सकते हो। जैसे अगर आप सीमेंट बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अंबुजा सीमेंट के साथ साथ जो दूसरी सीमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं उनके शेयर्स को भी चेक कर सकते हो, उनको आपस में कंपेयर कर सकते हो और फिर चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा शेयर लेना है। अब इन एनालिसिस के अलावा और भी कुछ जरूरी पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ पहले, बाद में हम अपनी चेकलिस्ट के जरिए किसी भी शेयर का एनालिसिस भी करके देखेंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 है ऑलवेज इन्वेस्ट इन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। हमेशा ये कोशिश करो कि आप उस कंपनी में पैसा लगाओ जो मुनाफा कमा रही है। अगर आप कम पैसा इन्वेस्ट करो तो ज्यादा रिस्क मत लो, लॉस मेकिंग कंपनियों में पैसा लगाने से बचो। दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसी कंपनियों के बिजनेस में इन्वेस्ट करो
जिनके बिजनेस की फ्यूचर में जरूरत है, क्योंकि अगर आप अभी उन शेयरों में इन्वेस्ट कर दोगे तो फ्यूचर में जब वो कंपनी अपना काम चालू कर देंगी, फ्यूचर में जब उन चीजों की डिमांड होने लग जाएगी तो आपके फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जिनकी फ्यूचर में डिमांड होने वाली है, जिनकी फ्यूचर में जरूरत हो। अब ये आपको खुद से पता लगाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक कंपनी है कोल इंडिया, जो कि फंडामेंटली ठीक ठाक है। अब कोल इंडिया क्या करती है, वो कोयला निकालती है। अभी के हिसाब से तो वो कंपनी ठीक है, लेकिन फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से ये कंपनी बेकार है, क्योंकि फ्यूचर में कोयले को एनर्जी के सोर्स की तरह कम इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी जगह इस्तेमाल की जाएगी ग्रीन एनर्जी। तो आपको ऐसे शेयर पे फोकस करना है जो ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने में लगे हुए हैं। जैसे कि आप अडानी ग्रीन के शेयर का एग्जांपल ले सकते हो। इस शेयर का प्राइस इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इस कंपनी की फ्यूचर में डिमांड होने वाली है, इसीलिए इस कंपनी का प्राइस बढ़ रखा है। ऐसे ही आपने सुना होगा कि टेस्ला का भी शेयर प्राइस काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि ऐसी चीजों की नीड फ्यूचर में है, इसीलिए ऐसे शेयर्स का प्राइस बढ़ रखा है। तो हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जिसकी जरूरत फ्यूचर में हो। तीसरा पॉइंट ये है कि आप ऐसी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जिनकी मोनोपोली है, जैसे कि IRCTC। ये हमारी इंडियन रेलवे ही है। अब इंडिया में तो सिर्फ इंडियन रेलवे IRCTC ही कंट्रोल करती है। अब देखो, इंडियन रेलवे का तो इंडिया में और कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, यानी कि इंडियन रेलवे की इस सेक्टर में मोनोपोली है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 4 भी इसी से मिलता जुलता है। ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से बचो जिनकी कॉम्पिटिटर बहुत ही तगड़े हैं। किसी भी कंपनी के जितने कम कॉम्पिटिटर हो उतना बढ़िया है। पॉइंट नंबर 5 है ग्रोथ इन प्रॉफिट एंड वेल्थ। आप कभी भी किसी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले ये देखो कि क्या वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, और अगर वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो क्या उस कंपनी का प्रॉफिट धीरे धीरे हर साल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, क्या उस कंपनी की वेल्थ धीरे धीरे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, क्या वो कंपनी ग्रो कर रही है। इन्हीं चीजों को देखकर आपको ये पता चलेगा कि क्या वो कंपनी समय के साथ साथ बड़ी हो रही है या नहीं हो रही। पॉइंट नंबर 6 है पीयर कंपैरिजन। शेयर खरीदने से पहले आप पीयर कंपैरिजन करो। पीयर कंपैरिजन का मतलब है, सपोज करो एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी है, आप ये देखो बाकी जो सीमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं उनका प्राइस क्या है, क्या बाकी जो कंपनी है वो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, और फिर उन सभी एक जैसी कंपनियों को आपस में कंपेयर करने के बाद उनमें से बेस्ट चुनो। इसके अलावा पॉइंट नंबर 7 है एक्सेस टू न्यूज। हमेशा आपके पास लेटेस्ट न्यूज होनी चाहिए, क्योंकि न्यूज के जरिए हम अवेयर रहते हैं, और अगर हम अवेयर रहते हैं तो हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं और आने वाली अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। जैसे अडानी के शेयर्स गिरने वाले थे, जिन्होंने न्यूज देखी और वो अवेयर हो गए, वो पहले से ही उन्होंने अपने शेयर बेच लिए, जिसकी वजह से उनको लॉस कम हुआ। इसके अलावा एक आखिरी पॉइंट और है जो वैसे तो बहुत मामूली सा है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी अपनी रिस्क कैपेसिटी क्या है। आप अपने आप को देखो कि आप कैसे इन्वेस्टर हो, क्या आप रिस्क उठा सकते हो या नहीं उठा सकते। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे रिस्क कम होता है, हालांकि प्रॉफिट भी थोड़ा कम होता है, लेकिन रिस्क बिल्कुल कम रहता है। तो अपने आप को पहचानो कि आप कैसे इन्वेस्टर हो, क्या आप एक रिस्क टेकर हो या नहीं हो। तो ये कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं जो आपको शेयर्स खरीदने में काफी हेल्प करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अब हम एक चेकलिस्ट बनाना सीखेंगे, जिससे आपको शेयर को चूज करने में काफी मदद मिलेगी। तो ये चेकलिस्ट बनानी कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। आप कोई भी पेपर लो और जैसा मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ आप वैसा वैसा कॉलम बनाते जाओ। तो एक बढ़िया चेकलिस्ट में आपको क्या करना है, सबसे ऊपर एक कॉलम बनाना है इंट्रिंसिक वैल्यू का, जिसमें आप शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कंपेयर करके टिक लगाओगे। अब ये कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, ये बड़ा ही आसान है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा कॉलम बनाना है पी रेशो का। पी रेशो का मैंने जैसे बताया था कि जितना कम पी रेशो हो उतना बढ़िया है, लेकिन ये ध्यान रखना कि पी रेशो नेगेटिव में ना हो, क्योंकि नेगेटिव का मतलब होता है कि वो कंपनी लॉस में है। पी रेशो जितना कम हो, 1 का हो, 2 का हो तो बढ़िया है। इसके अलावा तीसरा कॉलम बनाना है हमें पीबी रेशो का। पीबी रेशो भी अगर 1 और 2 से कम है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अलावा फोर्थ कॉलम बनाना है आपको डेट टू इक्विटी रेशो का, जिसमें हम शेयर्स की डेट टू इक्विटी रेशो को चेक करेंगे। और डेट टू इक्विटी रेशो में आपको क्या देखना है कि कंपनी की जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो 1 या 2 से कम होनी चाहिए। मतलब जितना भी कंपनी ने इक्विटी होल्डर से पैसा ले रखा है उतना ही कंपनी डेटर से भी पैसा ले सकती है या उससे डबल ले सकती है। लेकिन अगर डबल से ज्यादा पैसे अगर डेटर से ले रखे हैं तो आपको ऐसी कंपनियों से बचना है, ठीक है। अब कॉलम नंबर 5 रहेगा हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें हमें ये देखना है कि क्या कंपनी के प्रमोटर्स के पास, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर्स का हिस्सा है या नहीं है। मतलब जितना ज्यादा इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न रहेगा उतना ही आपके लिए बढ़िया है। 6th कॉलम हमारा रहेगा रेवेन्यू का, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, और अगर प्रॉफिट कमा रही है तो क्या उसका प्रॉफिट हर साल धीरे धीरे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। ये कुछ मेन कॉलम थे। इसके अलावा अगर आप अपने हिसाब से भी कुछ कॉलम ऐड करना चाहो तो आप इसे ऐड कर सकते हो।
इसके अलावा आप सबसे नीचे एक पर्सनल रिव्यू का कॉलम बना सकते हो, जिसमें आप ये लिख सकते हो कि आप उस कंपनी के शेयर के बारे में क्या फील करते हो, आपका क्या मानना है, आपकी क्या गट फीलिंग है कि क्या वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी या नहीं करेगी। आप इस कॉलम में अपनी राय दे सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी चेकलिस्ट बना सकते हो। ये चेकलिस्ट मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बनाने सिखाई है, ताकि आपको शेयर चूज करने में आसानी हो। ये कोई कंपलसरी नहीं है। आप जब धीरे धीरे फंडामेंटल एनालिसिस में प्रो हो जाओगे तो आपको ऐसी चेकलिस्ट बनाने की जरूरत भी नहीं है। आप अपने दिमाग में इन चीजों को देखकर शेयर को चूज करना सीख जाओगे। ये मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए दिखा रहा हूँ, ताकि आपको शेयर चूज करना आ जाए। अब चलो हम लाइव किसी शेयर को अपनी चेकलिस्ट में एनालाइज करना सीखते हैं। तो अब मैं आपको एक शेयर का लाइव फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा अपनी चेकलिस्ट के जरिए। यहाँ पे मैं टाटा स्टील का शेयर लेने की सोच रहा हूँ, तो अब मैं कैसे इसको फंडामेंटली एनालाइज करूँगा अपनी चेकलिस्ट के जरिए। ये देखो, यहाँ पे देखो जो टाटा स्टील का शेयर प्राइस है वो 108 रुपये है। अब मेरे को इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पता लगानी है, ताकि मुझे ये पता चल सके कि क्या ये शेयर सस्ते में मिल रहा है या महंगे में मिल रहा है। सस्ते में मतलब अंडर वैल्यू, या फिर ये शेयर महंगा है यानी कि ओवर वैल्यूड है। तो ये चेक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। और वैसे मैं आपको बता दूं, आप अगर इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करोगे तो आपको बाकी जो स्कैनर्स होते हैं उसके अंदर आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको फ्री में बताता हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करना बिल्कुल आसान है। आप बस गूगल पे जाओ और टाटा स्टील इंट्रिंसिक वैल्यू लिखकर सर्च करो। आपको सबसे ऊपर यहाँ पे दिखा देगा, जैसे यहाँ पे देखो दिखा रहा है टाटा स्टील की इंट्रिंसिक वैल्यू 184.47 है, यानी कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 184 रुपए है। लेकिन अभी वो शेयर कितने का मिल रहा है, अभी वो शेयर मिल रहा है 108 रुपए का। करेंटली वो 108 रुपए का मिल रहा है, लेकिन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 184 रुपए की है। इसका मतलब ये है कि वो अभी अंडर वैल्यूड है। वैसे उसकी कीमत होनी चाहिए थी 184 रुपए, लेकिन वो अभी मिल कितने का रहा है, वो अभी 108 रुपए का मिल रहा है, यानी कि वो अंडर वैल्यूड है। उसकी जो करंट वैल्यू होनी चाहिए थी उससे उसकी वैल्यू कम है, यानी कि वो सस्ते में मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको चेकलिस्ट बनाना सिखाया था, आप उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू में टिक लगा सकते हो, क्योंकि ये शेयर अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ते में मिल रहा है, तो इसे हमें फायदा है। तो यहाँ पर अब हम इस शेयर को खरीदने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये शेयर सस्ते में मिल रहा है। यहाँ पे हमने अपनी चेकलिस्ट में भी इंट्रिंसिक वैल्यू पे टिक लगा लिया। अब हम देखेंगे पी रेशो, आखिर इस कंपनी का पी रेशो कितना है। तो देखो, पी रेशो देखने के लिए हम सीधे नीचे स्क्रॉल करेंगे और फंडामेंटल्स में देखेंगे। इसका पी रेशो दिखा रहा है 7.76 का। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि पी रेशो जितना कम हो उतना बढ़िया होता है, 1 और 2 का तो सबसे बढ़िया होता है। लेकिन यहाँ पर देखो इसका पी रेशो 7.76 का है। तो क्या ये शेयर बुरा है? देखो, यहाँ पर ये डिसाइड करने से पहले आप इंडस्ट्री के पी रेशो को देखो कि इस इंडस्ट्री का पी रेशो कितना होता है। यहाँ पे देखो इसका इंडस्ट्री पी रेशो 11.54 का है, लेकिन इस कंपनी का पी रेशो कितना है 7.76 का, यानी कि इंडस्ट्री के हिसाब से तो ये कंपनी काफी बढ़िया है। इसका पी रेशो भी अच्छा है। तो यहाँ पर हम अपने पी रेशो वाले कॉलम में भी टिक लगा देंगे, क्योंकि इसका पी रेशो इंडस्ट्री के पी रेशो से कम है। ठीक है, अगर किसी कंपनी का पी रेशो 20 से कम होता है तो हम इस कंपनी को अच्छा ही मानते हैं। ठीक है, अब अगली चीज हमारी जो चेकलिस्ट में थी वो पीवी रेशो थी। और पीवी रेशो कितनी होनी चाहिए, 1 या 2 से कम ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम टाटा स्टील का शेयर देख रहे थे, तो यहाँ पे देखो आप उसका जो पीवी रेशो है वो 1.14 का है। तो यहाँ पर देखो पीवी रेशो 2 से कम का है, 1.14 का है, तो ये पीवी रेशो काफी अच्छा है। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1.14 रुपये अगर आप इस कंपनी में लगाते हो और ये कंपनी आज ही के दिन बंद हो जाती है, तो आपको 1.14 रुपये पे 1 रुपये आपके वापस मिल जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पीवी रेशो अगर 2 से कम हो तो बढ़िया होता है। ठीक है, तो अपनी चेकलिस्ट में हम इसमें भी टिक लगा देंगे। अब हमें देखना है डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो भी मैंने आपको बताया था, 2 से कम होनी चाहिए, 1 की होनी चाहिए, 2 की होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर हम टाटा स्टील की डेट टू इक्विटी रेशो देखें तो इसकी 0.81 है, यानी कि 1 से भी कम है। तो ये काफी अच्छा शेयर है, क्योंकि इसने डेट कम दे रखा है, इसने उधारी कम दे रखी है। और हम अपनी चेकलिस्ट में डेट इक्विटी रेशो में भी टिक लगा लेंगे। इसके बाद था शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के लिए हमें थोड़ा और नीचे आना पड़ेगा, और यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे ग्रो ऐप में टाटा स्टील का शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं दिखा रहा। तो देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो चीज़ आपको अपने ब्रोकर के ऐप पे ना दिखाए आप उसे सिंपली गूगल कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे हम गूगल करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ टाटा स्टील, तो यहाँ पे मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ और सिंपली यहाँ पे हमें दिखा देगा कि टाटा स्टील का शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है। अब यहाँ पे देखो उसके ज्यादातर शेयर उसके प्रमोटर के पास है, ऑलमोस्ट 34% उसके जो शेयर्स है उसके प्रमोटर्स के पास है। बाकी म्यूचुअल फंड यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 8% शेयर है।
और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 21% शेयर है। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 65 से 70% शेयर्स हैं वो प्रमोटर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है। तो यहाँ पर देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी शेयर का काफी बढ़िया है, तो हम यहाँ अपनी चेकलिस्ट में इस पे भी टिक लगा लेंगे। अब हमें फाइनली देख रही है रेवेन्यू कि क्या वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। तो यहाँ पे देखें हम रेवेन्यू में जो टाटा स्टील है हर क्वार्टर में बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है। ईयरली देखें तो ईयरली उसका हर साल प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। देखो जैसा कि मैंने आपको कहा था, हमें देख रहा है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, तो रेवेन्यू देखो बढ़ रहा है, हर साल बढ़ ही रहा है रेवेन्यू। यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट करके देखेंगे तो प्रॉफिट भी इसका हर साल बढ़ ही रहा है। नेट वोट, अब हम यहाँ पे नेट वोट देखेंगे तो नेट वोट भी बढ़ रही है, यानी कि हर साल कंपनी भी बड़ी हो रही है, तो ये भी बहुत ही बढ़िया साइन है। तो ये शेयर हमारे इस टेस्ट में भी पास होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो टाटा स्टील इन सभी चेकलिस्ट के टेस्ट को पास करता है। अब फाइनली आपका पर्सनल व्यू क्या है, आपको ये कंपनी कैसी लगती है, क्या इस शेयर का प्राइस आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, ये सब आप यहाँ पे अपने पर्सनल व्यू में लिख सकते हो और फिर उसके बाद ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि ये कोई स्टॉक परचेजिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहा कि आप टाटा स्टील का शेयर खरीदो। मेरा यहाँ पे मकसद सिर्फ यही था कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाऊं, आप इतने कैपेबल हो जाओ कि किसी भी कंपनी के शेयर को कैसे खरीदते हैं, कैसे चूज करते हैं, कैसे ये पता लगाते हैं कि ये कंपनी का शेयर बढ़िया है या नहीं है, आपको ये पता आ जाए। आपको यही चीजें सिखाने के लिए आपसे लोग कोर्स के नाम पर हजारों रुपए ले लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये चीज बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको कहीं कोई चीज समझ ना आई हो तो आप मेरे को कमेंट में बता के पूछ सकते हो। फाइनली मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो आपको सिर्फ सिखाने के लिए थी। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप जब सीख जाओगे कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आप खुद से अपने हिसाब से शेयर चूज करो। किसी की भी राय मत लिया करो शेयर खरीदते हो, आप अपना पर्सनल व्यू देखा करो कि आपको क्या लगता है शेयर के बारे में, आप फिर उसे खरीदो। और ऐसे ही बढ़िया कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। काफी मेहनत लगी है भाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट में बेस्ट पार्ट बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट फ्री में मिले, आप फ्री में अच्छी चीजें सिंपल लैंग्वेज में सीख सके।